नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ सेमेस्टर प्रणाली पर आधारित सॉल्व पेपर अगस्त 2014 का द्वितीय पत्र। दोस्तों, पहले आपको प्रथम पत्र और द्वितीय पत्र होता था। अगस्त 2014 का ये पेपर है। टाइम आपको है 1 घंटा 30 मिनट। दोस्तों, आपको हम बता दें टोटल नंबर 50 का होता था। एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर का होता था। 25 क्वेश्चन आता है दोस्तों इसमें। एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर का होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 नंबर आपको दिया हुआ है। इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का ये है आपको पेपर। चलिए दोस्तों, आपको हम अब प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारा है इसमें, एक व्यापार के शुरुआत से जुड़े हुए व्यक्ति को कहते हैं। एक व्यापार के शुरुआत से जुड़े हुए व्यक्ति को क्या कहते हैं? मर्चेंट, उद्यमी, व्यापारी या बिक्री कार्यपालक। दोस्तों, एक व्यापार से शुरुआत से ही जुड़े हुए व्यक्ति को कहा जाता है व्यापारी। तो दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, उद्यमी की मुख्य विशेषता क्या है? उद्यमी की मुख्य विशेषता क्या है? तो दोस्तों, कर्मचारियों को प्रेरित करना, मानव संबंधों को बनाए रखना, समस्या सुलझाने की क्षमता या गैर जोखिम लेने का रवैया। तो उद्यमी का मुख्य विशेषता क्या होती है? तो दोस्तों, आपको हम बता दें, मानव संबंधों को बनाए रखना ही उद्यमी का मुख्य विशेषता होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मध्यम विनिर्माण उद्योग के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश की सीमा क्या है? मध्यम विनिर्माण उद्योग के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश की सीमा क्या है? 25 लाख से 5 करोड़, 5 करोड़ से 10 करोड़, 10 करोड़ से 20 करोड़ या 20 करोड़ से 25 करोड़। तो दोस्तों, आपको हम बता दें, ये जो होता है आपको 25 लाख से 5 करोड़ तक आपको मशीनरी में निवेश की सीमा होता है। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एक उद्यमी का शब्द कारोबार प्रति वर्ष है बिक्री या सेवाओं द्वारा एक वर्ष में किए व्यापार की कुल राशि, एक वर्ष में कुल प्राप्ति राशि लाभ, कुल प्राप्ति राशि यानी उत्पादन या सेवा की लागत, एक वर्ष में कुल प्राप्ति राशि टैक्स लाभ आदि। तो एक उद्यमी शब्द कारोबार के प्रति वर्ष जो आपको होता है बिक्री या सेवाओं द्वारा एक वर्ष में किए गए व्यापार की कुल राशि। दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से वाउचर, वित्तीय वक्तव्य और रिटेल व्यापार के कराधान के लिए प्रयोग किया जाता है? बीजी, टेली, बिंग या टारगेट। कौन सा सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से वाउचर, वित्तीय वक्तव्य और रिटेल व्यापार के कराधान के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, आपको हम बता दें, टेली के लिए हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अपने वातावरण के संबंधों में जीवित चीजों के अध्ययन को कहा जाता है पारिस्थितिकी प्राणी या पारिस्थितिकी या इकोलॉग या अर्थशास्त्र। अपने वातावरण के संबंधों में जीवित चीजों के अध्ययन को कहा जाता है पारिस्थितिकी। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, जल प्रदूषण का प्रमुख बिंदु स्रोता कौन सा है? जल प्रदूषण का प्रमुख बिंदु स्रोता कौन सा है? जंगल की आग, घरेलू बिजली उपकरण, भूमिगत कोयला खाने, ऑटोमोबाइल निकास। जल प्रदूषण का प्रमुख बिंदु स्रोता दोस्तों, आपको हम बता दें है इसमें ऑटोमोबाइल निकास। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, खारिज सामग्री के पुनः प्रसंस्करण से बने नए उपयोगी उत्पाद को कहा जाता है? खारिज सामग्री के पुनः प्रसंस्करण से बने गए उपयोगी उत्पाद को क्या कहा जाता है? बेकार पदार्थ का फिर से उपयोग, कच्चे माल के उपयोग में कमी, बेकार ठोस का प्रबंधन, सामग्री की पुनः चक्रण। तो खारिज सामग्री के पुनः प्रसंस्करण से बने गए उपयोगी उत्पाद को कहा जाता है दोस्तों सामग्री की
पुनर्चक्रण। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार प्रमुख ग्रीन हाउस गैस से कौन सी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार प्रमुख ग्रीन हाउस गैस से कौन सी है? तो दोस्तों हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जल चक्र प्रक्रिया में जल वाष्प से बर्फ के बदलने को कहा जाता है? संक्षेपण, वाष्पीकरण, डिपोजिशन या ट्रांसपिरेशन। जल चक्र प्रक्रिया में जल वाष्प से बर्फ के बदलने को कहा जाता है दोस्तों, आपको हम बता दें, संक्षेपण। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन से कारक व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर चिंतित नहीं है? कौन से कारक व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर चिंतित नहीं है? सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण या वेतन। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि कौन से कारक व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर चिंतित नहीं है, तो वेतन। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, काम के लिए असुरक्षित हालत है? अच्छा प्रकाश, तेलीय फर्श, उचित उपकरण, पर्याप्त वेंटिलेशन। काम के लिए असुरक्षित हालत है दोस्तों, आपको हम बता दें इसमें तेलीय फर्श। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सुरक्षित कौन संरक्षण के खिलाफ है? शोर, कंपन, विकिरण, वायुदाब। सुरक्षित कौन संरक्षण के खिलाफ है? तो दोस्तों आपको हम बता दें शोर। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, फैक्ट्री एक्ट 1978 के अंतर्गत एक वयस्क कार्यकर्ता की पूरी उम्र कितनी होनी चाहिए? 14 बरस, 16 बरस, 18 बरस या 21 बरस। तो दोस्तों आपको बता दें कि फैक्ट्री एक्ट 1978 के अंतर्गत एक वयस्क यानी एक आदमी की उम्र जो होनी चाहिए वो है 18 बरस। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आँखों की सुरक्षा के लिए क्या PPE, रेस्पिरेटर या चश्मे या ग्लोवस या हेलमेट? तो आँखों की सुरक्षा के लिए क्या है? तो दोस्तों आपको हम बता दें आँखों की सुरक्षा के लिए आप भी जानते हैं चश्मे। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फैक्ट्री एक्ट 1948 के अनुसार कैंटीन प्रदान किया जाना चाहिए अगर कारखाने मजदूर के न्यूनतम सदस्य इससे अधिक हो, 500, 400, 350 या 250। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि फैक्ट्री एक्ट 1948 के अनुसार कैंटीन प्रदान किया जाना चाहिए 250 से अधिक सदस्य हों। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ESI एक्ट उन कर्मचारियों के लिए लागू नहीं किया जा सकता है जो गोदाम कर्मचारी या भारतीय नौसेना या सेना या वायुसेना के सदस्य हो, आवासीय होटल कर्मचारी या प्रिंटिंग स्थापना के कर्मचारी। तो ESI एक्ट उन कर्मचारियों के लिए लागू नहीं जो कि है दोस्तों, आपको हम बता दें इसमें आंसर हो जाएगा आपको भारतीय नौसेना, सेना या वायुसेना सदस्य के। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अप्रेंटिस एक्ट भारत सरकार के द्वारा कब लागू किया गया था? अप्रेंटिस एक्ट भारत सरकार के द्वारा कब लागू किया गया था? तो दोस्तों आपको हम बता दें 1961 ईस्वी में लागू किया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी राशि पेमेंट वैट्स एक्ट के अनुसार मजदूरी राशि में शामिल नहीं है? कोई भी यात्रा भत्ता या महंगाई भत्ता या ओवर टाइम काम से संबंधित कोई भी पारिश्रमिक दे, किसी भी पुरस्कार के तहत पारिश्रमिक दे। तो कौन सी राशि पेमेंट वेट्स एक्ट के अनुसार मजदूरी राशि में शामिल नहीं है? तो दोस्तों आपको हम बता दें किसी भी पुरस्कार के तहत पारिश्रमिक दे। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, EPF एक्ट 1952 के अनुसार मूल वेतन से न्यूनतम प्रतिशत कर्मचारी का अंशदान क्या है? 8.5%, 9%, 12%, 12.5%। तो दोस्तों आपको हम बता दें EPF एक्ट 1952 के अनुसार मूल वेतन से न्यूनतम प्रतिशत कर्मचारियों का अंशदान क्या है? तो 12.5%,
हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा कथन गुणवत्ता गुरु डा जे.एम. जूरन ने कहा था? गुणवत्ता उद्देश्य से किया जाना चाहिए, गुणवत्ता उपयोग के लिए ठीक है, गुणवत्ता आवश्यकता के अनुरूप है, गुणवत्ता पैसा का मूल्य है। तो दोस्तों आपको हम बता दें इसमें कि कौन सा कथन गुणवत्ता डॉक्टर जे.एम. जूरन ने कहा था, तो गुणवत्ता पैसा का मूल्य है। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, लोकप्रिय गुणवत्ता उपकरणों की कुल संख्या क्या है? 9, 8, 7 या 6? तो लोकप्रिय गुणवत्ता उपकरणों की कुल संख्या है दोस्तों, आपको हम बता दें 7। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, क्वालिटी सर्कल की उत्पत्ति जापान में JUAC के द्वारा हुई थी। तो JUAC के पूरा नाम क्या था? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि JUAC का पूरा नाम जो था दोस्तों, इसमें यूनियन ऑफ जापानीज स्पेशलिस्ट एंड इंजीनियरिंग था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा है यूनियन ऑफ जापानीज स्पेशलिस्ट एंड इंजीनियरिंग। हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, PDCA का मतलब क्या है? PDCA का मतलब क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन है, देख सकते हैं दोस्तों इसमें। तो PDCA का मतलब होता है दोस्तों, आपको बता दें, प्लान डू चेक एक्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ISO 9001 पंजीकरण में अंतिम चरण क्या है? अंतिम चरण क्या है? सुधारात्मक और निवारक कार्यवाही, आंतरिक ऑडिट या प्रबंधक समीक्षा बैठक या प्रमाणीकरण ऑडिट? तो ISO 9001 पंजीकरण से अंतिम चरण क्या है? तो दोस्तों आपको बता दें, आंतरिक ऑडिट। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। दोस्तों आपको हम बता दें कि आप हमारे अब अगले वीडियो में देखेंगे 2015 में जो सॉल्व पेपर आपको हम करके लाएंगे, उसको हम आपको 2015 वाला वीडियो जो है आपको अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। थैंक यू दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।